मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी का लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के लिए प्रतिरोधकता का व्यंजक लिखें तथा व्यंजक के प्रत्येक अवयव को समझाइए। प्रतिरोधकता को इंग्लिश में रेसिस्टिविटी बोलते हैं और इसका सिंबल होता है रो। अब देखिए, किसी भी चालक का प्रतिरोध R बराबर होता है रो L बाई ए, जहाँ R का मतलब प्रतिरोध हुआ रेसिस्टेंस, रो का मतलब प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी, L का मतलब चालक की लंबाई और A का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये रहा आपका चालक, इसका लंबाई हो गया L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसका प्रतिरोध हो गया R, अब प्रतिरोधकता हो गया रो। R का SI मात्रक ओम होता है और रो का SI मात्रक ओम मीटर होता है। रो का मान केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी जैसे अगर यह तार लोहे का है तो रो का मान केवल लोहा पर निर्भर करेगा। जैसे ये तार अगर हम दूसरा ले लें, मटेरियल बदल दें, तांबा का ले लें, तो रो का मान बदल जाएगा। लेकिन R का मान रो पर भी निर्भर करता है, L पर भी निर्भर करता है और A पर भी। यानी अगर किसी चालक का लंबाई बदल दें या एरिया बदल दें या मटेरियल बदल दें तो उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। यहां से रो का फॉर्मूला मिल जाएगा RA बाई L, तो यही हो गया प्रतिरोधकता का व्यंजक। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। एक दिए गए पदार्थ के लिए यह कांस्टेंट होता है। जैसे लोहा एक पदार्थ है तो उसके लिए प्रतिरोधकता कांस्टेंट होगा, चाहे लंबाई या क्षेत्रफल कुछ भी हो। सेकेंड क्वेश्चन है, सीबेक प्रभाव क्या है। तो सीबेक इफेक्ट या सीबेक प्रभाव क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। सीबेक प्रभाव को इंग्लिश में सीबेक इफेक्ट कहते हैं। सीबेक एक साइंटिस्ट का नाम है। सबसे पहले इस प्रभाव को समझने के लिए हम लोग यह समझते हैं कि थर्मोकपल क्या है। देखिए, थर्मोकपल का मतलब होता है एक ऐसा लूप जो दो अलग अलग धातु के तारों का बना हुआ है। जैसे यहां पर देखिए, यहां से A से लेकर B तक यह जो तार है यह लोहा का है, Fe का मतलब आयरन हो गया, और नीचे वाला जो तार है ये तांबा का है। तो ये दो अलग अलग धातु का तार है जिसको दोनों सिरे पर जोड़ दिया गया। इस सिरे को हम जंक्शन बोलते हैं। तो A और B क्या हो गया, जंक्शन। इसी को हम थर्मोकपल बोलते हैं। यह जो लूप है जो दो अलग अलग धातु के तारों का बनाया गया है जोड़कर, इसको हम थर्मोकपल कहते हैं। तो यह एक क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। थर्मोकपल एक विद्युत उपकरण है जिसमें क्या करते हैं, टू डिफरेंट मेटेलिक वायर, दो अलग अलग धातु के तारों को जोड़ा जाता है उसके दोनों सिरे पर, ताकि एक क्लोज लूप बन सके। एग्जाम्पल, कॉपर आयरन थर्मोकपल। यह जो एग्जाम्पल है यह कॉपर और आयरन थर्मोकपल का है। एक तार कॉपर का लेंगे, एक तार आयरन का लेंगे और उसको जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार। A एंड B आर जंक्शन। A को हम लोग जंक्शन कहेंगे और B को जंक्शन कहेंगे। तो किसी भी थर्मोकपल में दो संधि होगा, दो जंक्शन होगा, ठीक। अब देखिए, अगर हम जंक्शन A को गर्म रखते हैं, यानी इसको कुछ अधिक टेम्परेचर पर रखते हैं, मान लेते हैं कि जंक्शन A का तापमान है 100 डिग्री C और जंक्शन B के तापमान को कम रखते हैं, तो जिसका तापमान कम होगा वह ठंडा होगा और जिसका तापमान अधिक होगा उसको गर्म कहेंगे। तो B का तापमान मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। तो अगर एक जंक्शन को गर्म और एक जंक्शन को ठंडा रखा जाए तो इसमें ऑटोमेटिक एक करंट फ्लो होने लगता है। यानी करंट फ्लो होने लगता है, इसका मतलब इसमें एक वोल्टेज आया होगा। तो उस वोल्टेज को थर्मो ईएमएफ कहते हैं, जिसका सिंबल है E। तो E हो गया थर्मो ईएमएफ और I इस करंट को कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। और डेल्टा थीटा का मतलब हो गया
दोनों जंक्शन के तापमान में अंतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू जंक्शन। तो जंक्शन ए का तापमान है 100 और बी का है 0, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 100। तो अब देखिए सीबेक प्रभाव क्या है। अगर किसी थर्मोकपल के एक जंक्शन को गर्म रखा जाए और दूसरे जंक्शन को ठंडा रखा जाए तो उस थर्मोकपल में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है और उसके कारण एक करंट फ्लो होने लगता है। इसी घटना को हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल आसान है। थर्मोकपल में 2 जंक्शन, एक को गर्म रखिए एक को ठंडा रखिए, तो इससे क्या होगा, उसमें वोल्टेज आएगा और करंट आएगा। इस घटना को हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए करंट का डायरेक्शन यहाँ पर क्लॉकवाइज है, तो करंट का दिशा किधर से किधर होगा यह याद रखने का एक ट्रिक है। यह ट्रिक है हॉट कॉफ़ी। कॉफ़ी का मतलब हो गया कॉपर और आयरन, हॉट का मतलब हो गया हॉट जंक्शन, यानी हॉट जंक्शन पर करंट का दिशा कॉपर से आयरन की ओर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉट जंक्शन है, करंट का जो डायरेक्शन है ये कॉपर से किधर है, आयरन की ओर है, तो ये हॉट जंक्शन पर हो गया। यहाँ पर देखिए ये थर्मोकपल है, यहाँ से यहाँ तक एक लोहे का तार है और नीचे में तांबे का तार है। ये जंक्शन हॉट है, जंक्शन ए को गर्म रखा गया, जंक्शन बी को ठंडा रखा गया। तो आप देख सकते हैं कि हॉट जंक्शन पर करंट का दिशा कॉपर से आयरन की ओर है। यह एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया। गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया गया ताकि सर्किट में जो करंट फ्लो हो तो उसको हम माप सकें। किसी थर्मोकपल के संधियों को यानी जंक्शन को विभिन्न तापमान पर रखने पर उसमें विद्युत धारा के उत्पन्न होने की घटना को सीबेक प्रभाव कहते हैं। चित्र में एक कॉपर आयरन थर्मोकपल दिखाया गया है। गर्म संधि पर धारा की दिशा कॉपर से आयरन की तरफ तथा ठंडा संधि पर धारा की दिशा आयरन से कॉपर की तरफ होगी। ठंडा यानी कोल्ड जंक्शन पर देखिए करंट का दिशा आयरन से कॉपर की ओर है, हॉट पर करंट का दिशा कॉपर से आयरन की ओर है। इस प्रभाव के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल को थर्मो ईएमएफ और जो उससे धारा उत्पन्न होती है उसको थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है प्रतिरोधकता को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक लिखें। यानी रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है और फिर उसका एसआई यूनिट लिखना है। किसी प्रारूपी अर्धचालक के लिए यानी किसी सेमीकंडक्टर के लिए तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोधकता के बदलाव को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। यानी किसी सेमीकंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता का परिभाषा है, प्रतिरोधकता का ये फॉर्मूला है और ये एसआई मात्रक है। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हमने वाई एक्सिस पर प्रतिरोधकता लिया और एक्स एक्सिस पर तापमान लिया। ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता घटता है। तो आपको याद होगा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन होल उतना फ्री होगा और उतना अधिक करंट फ्लो होगा, यानी कंडक्टिविटी उतना बढ़ेगा अर्थात रेसिस्टिविटी घटेगा। तो किसी अर्धचालक के लिए रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इस तरह का होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये तो था अर्धचालक, लेकिन आप नोट करके लिख लीजिए, यहां पर नीचे में देखिए नोट करके लिखाया है। ये नोट करके लिख लीजिए, ये तो अर्धचालक का ग्राफ था, लेकिन अगर कोई चालक होगा, कोई मेटल का वायर होगा, उसको गर्म करेंगे तो उसका रेसिस्टिविटी बढ़ता है। यानी मेटल के वायर का रेसिस्टिविटी बढ़ता है तापमान बढ़ाने से, सेमीकंडक्टर का घटता है। लेकिन अगर कोई मिश्र धातु है, 2-3 धातु को मिलाकर जो मिश्र धातु बनता है उसको एलॉय कहते हैं, अगर उसका कोई तार है
उसको गर्म करिएगा तो उसका प्रतिरोधकता बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इतना धीरे धीरे बढ़ता है, देख रहे हैं ग्राफ ऊपर जा रहा मतलब बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ का स्लोप कम है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये लगभग कांस्टेंट रहता है। किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता तापमान के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता तापमान के साथ बढ़ती है, लेकिन अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापमान के साथ घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव मापी के सिद्धांत को लिखें, यानी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लिखना है। दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए एक सर्किट डायग्राम खींचें। यानी दो सेल है, दो बैटरी है, दोनों के ईएमएफ का तुलना करना है, यानी रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर विभव मापी का सिद्धांत लिखा हुआ है। ये सर्किट डायग्राम है। ये पहला बैटरी है जिसका ईएमएफ E1 है, दूसरे का ईएमएफ है E2, गैल्वेनोमीटर है, यहाँ स्टैंडर्ड सेल है, रियोस्टेट है। ये जो तार है AB, ये है पोटेंशियोमीटर वायर जो 5 से 10 मीटर लंबा होता है। इस तार में क्या होता है, मान लीजिए इस तार की लंबाई है 10 मीटर, इस तार की लंबाई है 10 मीटर, यहाँ पर 20 वोल्ट पोटेंशियल है। जो जो हम आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल घटते जाएगा, क्योंकि इस तार में प्रतिरोध होता है। तो जैसे इस तार से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वोल्टेज खाएगा। 20 वोल्ट, 19 वोल्ट, 18 वोल्ट, 17 वोल्ट, 16 वोल्ट, और घटते 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 यहाँ पर मान लो 0 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब 10 मीटर लंबे तार पर विभव पतन 20 वोल्ट है, यानी 10 मीटर लंबा तार 20 वोल्ट खा गया। तो 1 मीटर लंबे तार पर विभव पतन कितना होगा, 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट पर मीटर को हम कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन 2 वोल्ट है। तो 1 मीटर पर 2 वोल्ट, 2 मीटर पर 4 वोल्ट, 3 मीटर पर 6 वोल्ट। यानी किसी एक दिए गए लंबाई पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है भी, वो सीधा समानुपाती होता है उस भाग के लंबाई L के। जितना लंबा भाग लीजिएगा उतना अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा, यही सिद्धांत है। और अगर इस तार का लंबाई हम बढ़ा देंगे तो इस पोटेंशियोमीटर का फाई का मान घटेगा, लेकिन पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ेगा, यानी सुग्राहिता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखिए, अगर इस तार का लंबाई हम 20 मीटर ले लें और मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट हो, तो फाई का मान कितना हो गया, 20 मीटर तार पर वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट है, यानी फाई का मान 1 वोल्ट पर मीटर हो गया। तो लंबाई जितना बढ़ाइएगा, ये फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है V/L। L बढ़ाइएगा फाई घटेगा। तो लंबाई बढ़ाने से फाई घटता है, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ता है। और यह बात देखिए, यहाँ पर हमने नोट करके लिखा है, विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर उसकी सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो सुग्राहिता बढ़ाने के लिए तार की लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात तार के एकांक लंबाई के विभव पतन को घटाकर उसकी सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम क्यों होता है। तो देखिए, किसी भी सेकेंडरी सेल में दो तरह का सेल है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में 2 प्लेट होता है, मेटल का प्लेट, एक एनोड एक कैथोड। दोनों प्लेट का आकार बहुत बड़ा होता है, साथ ही साथ प्लेट के बीच की दूरी अधिक होती है, जिस वजह से उसमें कोई पोलराइजेशन यानी ध्रुवन नहीं होता। और यही कारण है कि सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कम होता है। प्लेट का साइज बड़ा होगा, प्लेट के बीच की दूरी अधिक होती है, पोलराइजेशन नहीं होता, इसलिए इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है? व्हाट इज ओम्स लॉ? तो यहां पर ओम का नियम है, इसको लिखिए। रेखीय तथा अरेखीय चालक किसे कहते हैं? रेखीय यानी लीनियर कंडक्टर, लीनियर को कहते हैं ओमिक कंडक्टर, और नॉन लीनियर को कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम का सदिश रूप क्या है? व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? तो जब भी किसी कंडक्टर के दोनों सिरे को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो उस दोनों सिरे पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इस टर्मिनल का पोटेंशियल V वोल्ट, इसका 0 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के चलते उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिसके चलते करंट फ्लो होगा। जे को कहेंगे धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, और ई को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रिफ्ट वेग क्या है या अपवाह वेग क्या है? तो देखिए, यह एक कंडक्टर है। कंडक्टर को हम जब बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो कंडक्टर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से रैंडम मोशन में करेगा। ये डॉटेड लाइन रैंडम मोशन बता रहा है, जिगजैग पाथ। लेकिन जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यानी बैटरी से जोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से ड्रिफ्ट होगा। इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी जब हम कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जिसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन एक समान गति से बहने लगता है। इसी एक समान वेग को ड्रिफ्ट वेग कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा वो होगा फोर्स बटे मास। इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स होगा ई यानी चार्ज इनटू फील्ड बाय मास। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है dv/dt बराबर E/n। dt को उठा के इधर कर दीजिए, dv को इंटीग्रेट करिए 0 से vd, तो vd बराबर हो गया E/m टाउ, जहां टाउ को हम कहते हैं विश्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 है, गतिशीलता क्या है, मोबिलिटी क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में ड्रिफ्ट वेग को गतिशीलता कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एकांक हो यानी 1 वोल्ट पर मीटर हो, तब इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेग होगा उसी को हम मोबिलिटी कहेंगे। तो मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E है, तब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेग Vd है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेग Vd/E होगा, और Vd/E का मान इस इक्वेशन से इस E को उठा के नीचे कर दो तो E/m टाउ होगा। तो म्यू का ये फार्मूला होता है जिसका ये वैल्यू होगा। इसका SI मात्रक होगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। देखिए वेलोसिटी का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और फील्ड का SI मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित करें, या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कहते हैं कि साबित करें कि J बराबर NE/VD, जहाँ VD ड्रिफ्ट वेग है और J क्या है, करेंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व। तो धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेग के बीच ये संबंध है, इसी संबंध को प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्बन कलर कोड क्या है, व्हाट इज कलर कोड ऑफ कार्बन। फ्यूज तार के दो गुण, कभी कभी एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है फ्यूज तार का दो गुण लिखिए, घर में जो फ्यूज तार लगाते हैं। तो पहला गुण है निम्न प्रतिरोध और दूसरा है कम गलनांक, यानी फ्यूज तार का प्रतिरोध कम होना चाहिए और उसका गलनांक भी कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, धातु नाइक्रोम तथा अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव की तुलना करें। तो यह धातु, यह नाइक्रोम का मतलब हो गया एलॉय। नाइक्रोम का जो तार होता है वह मिश्र धातु का तार होता है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, तो
तो रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ सेमीकंडक्टर का ऐसा होगा, नाइक्रोम का ऐसा होगा और मेटल का ऐसा होगा। ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता अरैखिक रूप से बढ़ती है धातु में। अरैखिक का मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, रैखिक हो गया लीनियर स्ट्रेट लाइन, और रैखिक मतलब हो गया कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी को परिभाषित करें और इसके दो उपयोग लिखें। तो चालकता तो आप समझते होंगे, कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, इस घटना को चालकता कहते हैं। सुपर कंडक्टर होता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका तापमान अगर एक निश्चित तापमान के नीचे कर दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों जीरो हो जाता है। इसी सिचुएशन को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। मेटल में कंडक्टिविटी होता है और उसका कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर से बहुत अच्छा कंडक्टिविटी मेटल का होता है, लेकिन मेटल में भी तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, भले ही कम हो। सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसका रेसिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो होता है, और ये अलग से कोई मटेरियल नहीं होता, बल्कि मेटल के ही टेम्परेचर को अगर निश्चित तापमान से नीचे कर दिया जाए, उस निश्चित तापमान को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर किसी मेटल के टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया जाए तो वही मेटल का रेजिस्टेंस कंप्लीटली ज़ीरो होगा और वह सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सुपर कंडक्टर का पहला यूज है शक्तिशाली चुंबक बनाने में, और दूसरा यूज है विद्युत क्षय, बिना क्षय के वैद्युत ऊर्जा के संचार में। अभी जो थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पन्न किया जाता है उसको तार के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, लेकिन वह तार एल्युमिनियम का बना होता है यानी मेटल का बना होता है, और जब उस वायर से करंट फ्लो होता है तो वह वायर गर्म होता है, यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। लेकिन अगर उस तार के जगह हम सुपर कंडक्टर का तार लगाएं तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक ग्राफ है। यह ग्राफ वोल्टेज और करंट के बीच का है। यहां पर एक ग्राफ है ए के लिए, एक ग्राफ है बी के लिए। तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप होगा यानी ढाल, वह प्रतिरोध को बताता है। ओम का नियम पढ़े हैं, R = V/I। तो क्वेश्चन है, चालकों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम के संयोजन से प्रवाहित धारा व विभवांतर का ग्राफ चित्र में अंकित है। दोनों में कौन समांतर क्रम को दर्शाता है? तब मान लीजिए दो प्रतिरोध है, एक है 4 ओम, एक है 3 ओम। अगर इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध 7 ओम होगा, जबकि पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध 4×12/7 यानी 1.7 ओम होगा। अब ओम के नियम से आप जानते हैं V = IR होता है, यानी R = V/I। इसका मतलब VI ग्राफ का जो स्लोप होगा वह प्रतिरोध को व्यक्त करेगा। अब देखिए, ये वोल्टेज है और ये करंट है। ये VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका जो स्लोप होगा यानी tan थीटा का मान, वह किसको बताएगा? प्रतिरोध को। तो यहाँ पर दो ग्राफ है, एक सीरीज का, एक पैरेलल का। तो दोनों ग्राफ में जिस ग्राफ का ढाल कम है वह पैरेलल वाला होगा, क्योंकि पैरेलल में प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध का मतलब ढाल होता है।
प्रतिरोध का मतलब ढाल, तो जिसका ढाल कम होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिसका ढाल अधिक होगा यानी जो अधिक कोण पर होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो ये ऊपर वाला जो ग्राफ है इसका ढाल अधिक होने के कारण यह सीरीज का है और यह नीचे वाला पैरेलल का है। तो ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है? ए। तो ए हो गया श्रेणी क्रम और बी हो गया समांतर क्रम। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम की सीमाएं क्या है? क्या ओम का नियम हर जगह काम करेगा? तो नहीं, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जहां ओम का नियम काम नहीं करता। करंट तो फ्लो होगा लेकिन काम नहीं करेगा उस पर ओम का नियम। ओम का नियम जहां काम करेगा वहां पर भी समानुपाती आई के होगा, यानी भी आई ग्राफ सीधा होगा, इसको ओमीय चालक कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी चालक पदार्थ हैं जिसको अनोमीय चालक कहते हैं, जिसके लिए भी आई ग्राफ सीधा नहीं होता है बल्कि टेढ़ा होता है। ऐसे चालक को अनोमीय चालक कहते हैं और ऐसे पदार्थ के लिए ओम का नियम काम नहीं करता। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? तो जब भी किसी प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी उसमें करंट देता है, यानी चार्ज फ्लो करवाता है। तो चार्ज फ्लो करवाने में बैटरी कुछ वर्क करता है, तब प्रति सेकेंड बैटरी जितना काम करेगा उसको पावर कहते हैं, यानी वर्क डन पर सेकेंड बाय द सेल इज कॉल्ड पावर। वैसे भी आपको पता होगा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर बैटरी एक सेकेंड में जितना काम करेगा उसी को ना काम करने का दर कहेंगे, वही शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रतिरोधों के समूहन से आप क्या समझते हैं? श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समूहन का वर्णन करें। नाइनटीन नंबर है सेलों के समूहन से आप क्या समझते हैं? तो जब दो या दो से अधिक बैटरी को या सेल को आपस में जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को सेलों का समूहन कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक को आपस में जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रतिरोधक का समूहन कहते हैं। दोनों का समूहन दो टाइप का होता है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम लिखें। तो किरचॉफ का दो नियम है, एक है करंट लॉ या जंक्शन लॉ, यानी धारा नियम या संधि नियम। यह नियम बिल्कुल आसान है, किसी भी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी संधि पर आने वाली धारा का योगफल जाने वाली धारा के योगफल के बराबर होता है, या हम कहेंगे किसी भी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा नियम है लूप नियम या विभव नियम। इसका मतलब हो गया किसी भी लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। किसी भी लूप में या किसी भी बंद परिपथ में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। यहां पर देखिए यह कितना वोल्ट खाएगा, I1 R1, तो जिसका चिन्ह प्लस लेंगे क्योंकि करंट के दिशा में हम जा रहे हैं। फिर इसका भी चिन्ह प्लस लेंगे I2 R2, बैटरी का चिन्ह माइनस लेंगे क्योंकि पहले निगेटिव प्लेट आया। फिर यहाँ पर प्लस I3 R3, यहाँ माइनस I4 R4 क्योंकि करंट के उल्टा हम जा रहे हैं। यहाँ पे प्लस E2 बराबर 0। मीटर ब्रिज में किस ब्रिज परिपथ का उपयोग होता है? तो मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। उसके संतुलन की शर्त लिखें। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का शर्त है R1/R2 बराबर R3/R4। अगर R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये टोटल 21 गो शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बहुत कम लॉन्ग क्वेश्चन है, केवल 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखें। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 20 में बताया था किरचॉफ का दोनों नियम। कॉन्टैक्ट शॉर्ट क्वेश्चन 20, तो ये वहां से मिल जाएगा। किरचॉफ के नियमों का उपयोग कर एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यंजक प्राप्त करें। तो पूरा जो कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने का, वह कंडीशन निकालना है, यानी R1/R2 बराबर R3/R4 को प्रूफ करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज का
एक उपयोग यह है कि इससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर R1, R2, R3 का मान ज्ञात हो तो R4 का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज क्या है, इसके उपयोगों को लिखें। तो यह मीटर ब्रिज का डायग्राम है। मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार होता है, यानी 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है। यहाँ से यहाँ तक के भाग की लंबाई L1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक के भाग की लंबाई 100 - L1 सेंटीमीटर है। और लास्ट क्वेश्चन है, विभव मापी क्या है, इसके सिद्धांत को लिखें। 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए एक सर्किट डायग्राम खींचें। इसे आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहा जाता है? तो चलिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। तो 21 शॉर्ट क्वेश्चन है और 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।